नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 25 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। 26 नवंबर से बदलेगा मौसम, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में छाए रहेंगे बादल, कम होगी विजिबिलिटी। प्रदेश में तेजी से गिर रहा तापमान, केलांग सबसे ठंडा। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे में मौसम खराब होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बर्फबारी का असर तापमान पर पड़ेगा। 26 नवंबर की शाम से प्रदेश में तेजी से तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। बर्फबारी का यह असर किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिलों में देखने को मिलेगा, जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान कम विजिबिलिटी होने की भी बात कही है। मौसम के मिजाज को देखते हुए सावधानी से गाड़ी चलाने की बात कही है। मौसम विभाग का दावा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में यह बदलाव आने वाला है। प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में केलांग में सबसे न्यूनतम 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा समधो में 13 डिग्री, नारकंडा में 13.2 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी में 15.1 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में 15.2 डिग्री, मनाली में 16.2 डिग्री, चंबा के भरमौर में 17.8 डिग्री, शिमला में 18.2 डिग्री, मंडी में 21.9 डिग्री, नाहन में 22.2 डिग्री, धर्मशाला में 23.5 डिग्री, सोलन में 24.5 डिग्री, चंबा में 25.8 डिग्री और ऊना में 27.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में इस समय ऊना सबसे गर्म जबकि केलांग में तापमान सबसे ठंडा बना हुआ है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 0.2 डिग्री तापमान की कमी दर्ज हुई है। 26 नवंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए तापमान में और गिरावट आएगी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से यह साफ किया गया है कि प्रदेश में दिसंबर के आखिरी हफ्ते से बर्फबारी का दौर तेजी से शुरू होगा और जनवरी समेत फरवरी महीने तक बर्फबारी जारी रहेगी। 26 नवंबर के बाद बर्फबारी की संभावना अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ही रहेगी। अब त्रिउंड में ट्रैकिंग पर जाने के लिए लगेगी फीस। ट्रैकिंग के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपए एंट्री। धौलाधार की गोद में स्थित त्रिउंड में ट्रैकिंग पर अब वन विभाग ने शुल्क लागू कर दिए हैं। वन विभाग के कार्यालय में कंजर्वेटर की अध्यक्षता में पर्यटन कारोबारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट त्रिउंड में ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए शुल्क लगाने को लेकर चर्चा की गई। त्रिउंड में ट्रैकिंग करने जाने के लिए पर्यटकों को अब 200 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। हर साल देश विदेश से धौलाधार रेंज के त्रिउंड में घूमने आते हैं। वहीं कैंपिंग करने के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रवेश देना पड़ेगा। यह इको टूरिज्म को जाएगा। HDM अन्य ट्रैकिंग साइट में भी लागू होगी व्यवस्था। अगले चरण में त्रिउंड ट्रैक, स्नो लाइन ट्रैक, करेरी लेक टैरक, करथाना ट्रैक, इंद्रहार पास ट्रैक, हिमानी चामुंडा ट्रैक तथा गुना माता ट्रैक में भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
इसको लेकर इको टूरिज्म तथा होटल एसोसिएशन के साथ हुई वन विभाग की एक बैठक के बाद नए शुल्क अपूर्व किए गए हैं। इसके मुताबिक अब पर्यटकों को गलू आदि प्रवेश द्वार पर प्रति व्यक्ति 200 रुपए एंट्री शुल्क के रूप में त्रिउंड जाने के लिए चुकाने होंगे। वहीं अब टेंट के लिए प्रति टेंट 1120 रुपए जीएसटी समेत देने होंगे। वहीं नाइट कैंप में 2 व्यक्तियों का शुल्क जीएसटी समेत 1120 रुपए तय किया गया है। इको टूरिज्म के तहत बनाए गए प्लान में गलू से त्रिउंड ट्रैक आदि में नाइट कैंपिंग के लिए मात्र 20 टेंट लगाने की अनुमति होगी, जिनमें मात्र 40 लोगों के रहने की अनुमति होगी। धर्मशाला में बैठक के बाद लिया गया निर्णय। मुख्य वन संरक्षक धर्मशाला विक्रम ने इसकी पुष्टि की है। धर्मशाला वृत्त के पर्यावरण पर्यटन मुद्दों पर चर्चा के लिए वन विभाग ने शुक्रवार को धर्मशाला वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक विक्रम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की। बैठक में आईएफएस नितिन पाटिल, डीएफओ पालमपुर, आईएफएस दिव्या, एचपीएफएस अमित शर्मा, होटल एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बांबा, नीलेश सैनी, सुभाष नेहरिया, दया सागर आदि लोग उपस्थित थे। अवैध टेंट लगाने पर होगा 5000 जुर्माना। अवैध टेंट लगाने पर प्रति टेंट 2 व्यक्ति के हिसाब से 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। साइट को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तहत तुरंत ऑनलाइन बुकिंग के साथ टेंटिंग साइट पर वॉक इन बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रस्तावित वहन क्षमता को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा साइट पर एक दिन की यात्रा के लिए प्रति आगंतुक 200 रुपए लिए जाएंगे, जबकि इसके लिए मार्ग कोई भी हो। इसके अलावा प्रतिदिन 300 से अधिक दिन के आगंतुकों को ट्रैक पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश द्वारों पर शुल्क लिया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग की ओर से पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दिन से अधिक समय तक रुकने वाले पर्यटकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर कब्जा नहीं कर पाएगी हिमाचल सरकार, प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े मामले पर सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टल गई है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल छराबड़ा को अपने कब्जे में लेने के आदेशों पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने बीते शुक्रवार को वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का प्रबंधन और संपत्ति पर कब्जा अपने हाथों में लेने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए थे। ओबेरॉय होटल ग्रुप EIH कंपनी लिमिटेड ने गत शनिवार को हाई कोर्ट में आवेदन दायर कर कोर्ट से उक्त सरकारी आदेशों पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। सरकार का कहना था कि उसके आदेश हाई कोर्ट द्वारा इसी मुद्दे से जुड़े मामले में पारित आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए थे। उधर कंपनी का कहना था कि हाई कोर्ट ने उक्त होटल की संपत्ति और प्रबंधन को अपने अधीन लेने के कोई आदेश पारित नहीं किए हैं। हाई कोर्ट ने तो होटल की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने बारे सरकार से उसका विकल्प पूछा था। सरकार को अपना विकल्प 15 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष रखना था। इसके बाद हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड में दिए आदेशों की अनुपालना करवाने बारे वांछित आदेश पारित करने थे। कंपनी की दलील थी कि सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए हाई कोर्ट के आदेशों को अन्यथा लेते हुए उनकी कंपनी के वाइल्ड फ्लावर हॉल का प्रबंधन और संपत्ति को अपने अधीन लेने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने प्रार्थी कंपनी की दलीलों से फिलहाल सहमति जताते हुए कहा कि कोर्ट ने केवल सरकार से उसका विकल्प पूछा था, न कि संपत्ति और प्रबंधन को अपने अधीन लेने के आदेश दिए थे।
प्रदेश में सर्दियों में न बिजली जाएगी और न कटेगा संपर्क, संबंधित विभागों ने शुरू की तैयारियां। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पीडब्ल्यूडी और बिजली बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी है। पीडब्ल्यूडी इस बार शहरी और बाहरी दोनों इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर रहा है। शहर में छोटी मशीनों से बर्फ को हटाया जाएगा तो शहर से बाहर बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होगा। पीडब्ल्यूडी ने बर्फबारी की तैयारियों के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में संभावित क्षेत्रों में सड़क को बर्फबारी के तत्काल बाद खोलने के निर्देश दिए जाएंगे। डिवीजन स्तर पर कर्मचारियों को अलर्ट रखने की तैयारी की है। साथ बीते साल की तरह ही जेसीबी चालकों के मोबाइल नंबर आपात कक्ष से जोड़े जाएंगे। किसी भी समय जरूरत पड़े पर जेसीबी चालकों को मौके पर बुलाया जा सकता है। इसके अलावा आगामी दिनों में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी फैसला लेगा। प्रदेश में भारी बर्फबारी होती है तो छुट्टियां रद्द की जा सकती है। हालांकि इन सभी फैसलों को लागू करने से पहले पीडब्ल्यूडी की अहम बैठक आयोजित करने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता कैप्टन एसपी जगोता ने बताया कि बर्फ की संभावनाओं को देखते हुए विभागीय अधिकारियों की एक अहम बैठक जल्द आयोजित होगी। इसमें बर्फबारी के प्रबंधों पर चर्चा की जाएगी और फैसले लिए जाएंगे। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने कसी कमर। दूसरी ओर बिजली बोर्ड ने सर्दियों की तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में बर्फबारी प्रभावित इलाकों में बिजली की तारों को दुरुस्त किया जा रहा है। बिजली बोर्ड ने शिमला, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल और चंबा में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। बोर्ड के कर्मचारी ट्रांसफार्मर और एचटी लाइन को मजबूत करने में जुटे हैं ताकि बर्फबारी के दौरान क्षेत्र में बिजली गुल न हो सके। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा ने बताया कि बिजली बोर्ड ने सर्दियों की तैयारी के आदेश दे दिए हैं। सभी स्कूल जल्द मोबाइल ऐप पर अपलोड करें आपदा प्रबंधन स्कीम, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों को आपदा प्रबंधन योजनाओं को जल्द से जल्द मोबाइल ऐप में अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। विद्यालय सुरक्षा मोबाइल ऐप पर विद्यालय सुरक्षा प्रबंधन योजना हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि 25 नवंबर को सुबह 11:30 बजे ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कहा गया है। शिक्षा निदेशालयों द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा है कि प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने NIC शिमला के सहयोग से स्कूल सुरक्षा मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा 13 अक्टूबर को लॉन्च किया था। इस मोबाइल ऐप में आपदा प्रबंधन योजना से संबंधित विवरण अपलोड करने की सुविधा है और इसे देखा जा सकता है। इस संबंध में इस ऐप के प्रभावी उपयोग के लिए सभी स्तर के नोडल अधिकारियों को 25 नवंबर को सुबह 11:30 बजे ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। लिंक ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देश जारी किए हैं कि सभी स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाओं को जल्द अपलोड करें। क्या कुल्लू धमाके की भी जांच करेगी NSG? शिमला में हुए विस्फोट की जांच रिपोर्ट पर उठे थे सवाल। शिमला के बाद कुल्लू में हुए धमाके की जांच के लिए भी क्या NSG की टीम बुलाई जाएगी? क्योंकि बीते दिनों शिमला के माल रोड पर हुए ब्लास्ट मामले की जांच के लिए पुलिस विभाग द्वारा NSG की टीम बुलाई गई थी। शिमला ब्लास्ट मामले में NSG की रिपोर्ट के बाद SFSL की रिपोर्ट पर भी सवाल उठे थे।
अब कुल्लू शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 4 में एक घर में हुए जोरदार धमाके की आवाज से पूरा शहर कांप गया। घर में यह धमाका किस कारण से हुआ है, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस धमाके में एक युवक व बलदासी जो मकान मालिक है, उन्हें चोट आई है। शिमला में हिमाचल रसोई रेस्टोरेंट में हुए धमाके की जांच को लेकर एनएसजी की रिपोर्ट आने के बाद स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा है, जिस स्टेट फोरेंसिक लैब के परिणाम के आधार पर पुलिस ने सैकड़ों मर्डर केस, रेप केस और पेपर लीक के केस उलझाए। अब उसी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब की कार्यप्रणाली पर सवाल लगा है। शिमला में हिमाचल रसोई रेस्टोरेंट में हुए धमाके के मामले के बाद अब कुल्लू में धमाका हुआ है, और क्या अब कुल्लू धमाके की जांच के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी एनएसजी की टीम को बुलाएगी। एचआरटीसी के 14 अफसर बदले, हिमाचल पथ परिवहन निगम ने जारी किए तबादला आदेश। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लंबे समय बाद कारपोरेशन में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार के आदेशों के बाद एचआरटीसी ने डीडीएम, आरएम, ट्रैफिक और वर्कस मैनेजर के प्रदेश भर में 14 तबादले किए हैं। इनमें डीडीएम के 2, आरएम के 5, वर्कस मैनेजर का 1 और ट्रैफिक मैनेजर के 7 अधिकारियों के तबादले निगम के दूसरे डिपोओं में किए हैं। जानकारी के अनुसार डीडीएम हमीरपुर विवेक लखनपाल को बिलासपुर डिपो में बतौर डीडीएम तैनाती दी गई है। डीडीएम सुंदरनगर राजकुमार को डीडीएम हमीरपुर डिपो में लगाया गया है। इसी तरह बिलासपुर डिपो के आरएम जोगिंद्र सिंह को धर्मशाला डिपो में बतौर आरएम लगाया है। मंडी डिपो के आरएम पीयूष शर्मा को रिकांगपिओ डिपो में आरएम का दायित्व सौंपा है। हेड ऑफिस में तैनात आरएम राकेश कुमार को नाहन डिपो में लगाया है और धर्मशाला डिपो में तैनात आरएम नरेंद्र कुमार को मंडी डिपो में आरएम के पद पर लगाया है। इसी तरह रिकांगपिओ डिपो में तैनात मैनेजर टेक्निकल अजिंद्र चौधरी को सुंदरनगर डिपो में एचओडी, डीडीओ लगाया है। देहरा डिपो में तैनात वर्कस मैनेजर आयुष उपाध्याय को कुल्लू डिपो में ट्रांसफर किया है। कुल्लू डिपो में तैनात ट्रैफिक मैनेजर अंशित शर्मा को सोलन डिपो में एचओडी, डीडीओ लगाया है। लोकल यूनिट शिमला में तैनात ट्रैफिक मैनेजर अनिल कुमार को नेरवा डिपो में एचओडी, डीडीओ लगाया है। सोलन डिपो में तैनात ट्रैफिक मैनेजर प्रिया रंजन को कुल्लू डिपो में ट्रांसफर किया है। हमीरपुर डिपो में तैनात ट्रैफिक मैनेजर अखिल अग्निहोत्री को मंडी डिपो में लगाया है। इसके अलावा सीबीए दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजर वर्ष 2022 में दिवाली पर्व पर स्पेशल बसें ऑनलाइन चलाने की मुहिम शुरू की थी, जो कि इस वर्ष भी जारी रही। उन्होंने 3 माह सीबीए दिल्ली में बतौर ट्रैफिक मैनेजर लगाए थे। वहीं धर्मशाला डिपो में तैनात ट्रैफिक मैनेजर विजय कुमार चौधरी को नालागढ़ डिपो में एचओडी, डीडीओ लगाया गया है और सीबीए दिल्ली में अस्थायी रूप से तैनात ट्रैफिक मैनेजर शशांक धीमान को सीबीए दिल्ली में ही स्थायी रूप से नियुक्ति दी गई है। 3 साल में हरित ऊर्जा राज्य बनेगा हिमाचल, मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया संकल्प। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार का पहला ही बजट हरित ऊर्जा राज्य पर केंद्रित बजट था। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी तैयार की है। इससे सरकार के प्रयासों को ताकत मिलेगी। वाहन मालिकों को पर्यावरण अनुकूल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन वाहन मालिकों को असंगठित स्क्रैप बाजार का लाभ लेने से रोकेंगे। इससे राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रयास शीघ्र फलीभूत होंगे। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में नियमों के अंतर्गत खतरनाक सामग्रियों के उचित निपटारे को ध्यान में रखते हुए पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वाकांक्षी निर्णय के अंतर्गत वाहन मालिक मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RVSF में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट 1 वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक 15% रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। रिसाइकिल होंगे नकारा वाहन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वाहन उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा प्रदान करेगा। सरकार के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से नाकारा वाहनों को रिसाइकिल करना है। इससे इन वाहनों को होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। अब 6 साल की उम्र में ही होगी पहली कक्षा में एडमिशन। सत्र 2024 से 25 से नया प्रावधान। हिमाचल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 6 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही पहली कक्षा में एडमिशन होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले हुई बैठक में यह फैसला लिया था। इस फैसले को अब एकेडमिक सेशन 2024 से 25 से लागू करने के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को एलिमेंट्री एजुकेशन की डिप्टी सेक्रेटरी तुलिका शर्मा की ओर से यह निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को दिए गए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि एडमिशन की उम्र में यह संशोधन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार है। अभी हो यह रहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन की आयु में एकरूपता नहीं है। इसके कारण बच्चों की प्रतियोगिता और बोर्ड कक्षाओं के दौरान भी आयु में अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह प्रावधान किया जा रहा है कि 6 साल से ज्यादा उम्र होने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन दी जाएगी। यह प्रावधान शिक्षा सत्र 2024 से 25 से पूरी तरह लागू किया जाएगा और संबंधित वर्ष की 31 मार्च की तारीख को बच्चों की आयु 6 साल प्लस होने चाहिए। 1 अप्रैल को पैदा हुए बच्चे भी इसी तारीख के अनुसार स्कूलों में एडमिट किए जाएंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से एलिमेंट्री एजुकेशन में बड़े बदलाव आएंगे। सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों को भी इसी फॉर्मेट को लागू करना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की होगी। गौरतलब है कि इसी महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले को चर्चा के लिए लिया गया था और यह फैसला रिकॉर्ड किया गया था। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस फैसले को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गरीब को मिटाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है भाजपा। लंच में मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन कांग्रेस सरकार लगातार विकास की तरफ अग्रसर है,
तथा 1 साल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सत्य साई मंदिर लंच में नतमस्तक होने के उपरांत प्रेस वार्ता में कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में आई त्रासदी के कारण बेघर हुए लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेघर हुए परिवारों को सरकार जमीन उपलब्ध करवाने के साथ मकान भी बना कर देगी। उन्होंने कहा कि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। महिलाओं को 1,500 से 1,500 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विकास के दम पर ही प्रदेश में 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से कोई भी आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की करनी व कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है जो कि गरीब को मिटाकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।